ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग का जो हम चैप्टर कर रहे थे, अब हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम जो नया टॉपिक कर रहे हैं वो है आपका जॉइंट प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट से रिलेटेड। मैंने आपको इन दोनों आइटम्स के बारे में एक ओवरव्यू सा दे दिया था कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं और बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं। सो जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, सेम प्रोसेस रहती है, एक प्रोडक्शन की प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर दो प्रोडक्ट बनके निकलते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दोनों सेम प्रोसेस से बनके निकलते हैं। दोनों का जो प्राइस है वो सेम रहता है, मतलब दोनों की जो वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ना कोई एक दूसरे से ज्यादा वैल्यू का है ना दूसरा एक से कम वैल्यू का है, दोनों की वैल्यू सेम है, सेम प्रोसेस से निकले हैं, इनको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे केरोसिन ऑयल और फ्यूल ऑयल दोनों एक ही प्रोसेस से निकलते हैं। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल और वैक्स दोनों एक ही प्रोसेस से निकलते हैं और दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसे हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट किसे कहते हैं? बाई प्रोडक्ट वो होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी प्रोसेस चल रही है उस प्रोडक्ट को बनाने की, और वो प्रोडक्ट तो बन ही रहा है आपका मेन जो प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बन गया जो इससे कम वैल्यू का है। जैसे एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देती हूं मैं, जब हम वो दही भी लोते हैं, लस्सी भी लोते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो होता है दही, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम निकालना चाहते हैं, जो उससे बनाना चाहते हैं, वो है घी या मक्खन। और आप देखोगे जब आप मक्खन बनाते हो तो उसके बीच में लस्सी जो है वो अपने आप बन जाती है, ये बाई प्रोडक्ट होता है। लस्सी, मक्खन की कीमत लस्सी से कहीं ज्यादा होती है, घी की कीमत लस्सी से बहुत ज्यादा होती है। सो ये आपका बाई प्रोडक्ट होता है, लस्सी जो कि बन जाता है उस प्रोसेस में जिसमें आप मक्खन बनाने वाले हो। सो मेन आपका मकसद लस्सी बनाना नहीं होता है, बल्कि आपका मेन मकसद होता है मक्खन निकालना या घी निकालना, और फिर लस्सी उसका एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है जिसे आप यूज करते हो ऑब्वियसली, या आप काम में लाते हो, बट ये मेन प्रोडक्ट की तरह नहीं होता, बल्कि ये एक तरह से बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम बोलते हैं, एक तो होता है जॉइंट प्रोडक्ट जिसमें सेम प्रोसेस से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और सबकी कीमत, सबकी वैल्यू सेम रहती है। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप बना कुछ रहे हो, वो तो बने ही बन रहा है, उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट भी बन के आ गया, लेकिन उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो आपका मेन प्रोडक्ट है उससे कम होती है, वो बाई एक्सीडेंट या बाई चांस बन जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट, इन दोनों की जो है हम कैसे इनकी अकाउंटिंग करने वाले हैं वो देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस रहती है, आप एक काम करना स्टार्ट करते हो, उसके अंदर रॉ मटेरियल डालते हो। मान लीजिए ये हमारी एक प्रोसेस है, हम कुछ बना रहे हैं, आपने उसके अंदर रॉ मटेरियल डाला, रॉ मटेरियल तो आपने सेम ही डाला, अलग अलग तो कुछ नहीं डाला, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट बना ही रहे हो। एक पॉइंट के बाद आपका कोई जॉइंट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कोई एक जॉइंट प्रोडक्ट, फिर दूसरा जॉइंट प्रोडक्ट, और कोई एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। इन दोनों जॉइंट प्रोडक्ट की वैल्यू सेम है और बाई प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, ये बाई प्रोडक्ट एक्सीडेंटल बन गया आपका, इसको आप बेच के पैसा कमा सकते हो, लेकिन बहुत कम वैल्यू है इसकी। तो यहां तक तो सारी कॉस्ट आपकी सेम आई है इस पॉइंट तक, इसके बाद ही आपके अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं। ठीक है, तो उनकी अलग अलग लागत इस पॉइंट के बाद आपकी जाके निकली है। ठीक है, तो यही चीज हमें निकालनी है कि कहाँ पे ये जो जॉइंट प्रोडक्ट है ये स्प्लिट ऑफ कहाँ होते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां पे इन सबकी लागत जो है वो अलग अलग हो जाती है। तो इसका एक डायग्राम भी आपको दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, तो आप देखोगे, जैसे मान लीजिए ये जगह, इसको मैं अपना वो लस्सी और दही वाला उससे लेके चलती हूँ। आपको मक्खन निकालना था, तो आपने रॉ मटेरियल डाला दही, ठीक है, उसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई। इस पॉइंट के बाद एक तो आपकी बन गई मक्खन, एक आपकी बन गई लस्सी, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बन गए। एक बार इन्हीं को हम ध्यान में देंगे, तो ये दो चीज आपकी बनके तैयार हो गई। यहाँ इससे पहले तक की जितनी भी आपकी कॉस्ट आई वो तो सारी दोनों प्रोडक्ट के ऊपर ही लगी है। जब तक ये प्रोडक्ट अलग अलग नहीं हुए थे एक दूसरे से, तब तक तो टोटल कॉस्ट ही लगी थी। ठीक है, रॉ मटेरियल तो एक साथ ही डला था, उस रॉ मटेरियल से दो प्रोडक्ट अलग अलग बन के चले गए। तो जब ये प्रोडक्ट यहाँ पे अलग हुए एक दूसरे से, तब इनकी लागत अलग हो गई,
टोटल में से, लेकिन इस पॉइंट तक तो टोटल लागत इनकी वही लग रही थी जो रॉ मटेरियल की यहाँ पे हमने लगाई हुई है। ठीक है, तो ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है जहाँ पे आगे जाके प्रोडक्ट्स की लागत अलग अलग हो जाती है और वहीं पे हमें निकालना होता है। ओके, अभी कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें इसको करना क्या होता है, देखिए आपको अपोर्शन करना होता है। अपोर्शन करने का मतलब होता है आपको कहीं ना कहीं इस कोस्ट को डालना होता है, कहीं जोड़ना होता है इस कोस्ट को। तो कहाँ जोड़ते हैं हम इस कोस्ट को, ये आपके बहुत सारे बेसिस होते हैं, उन बेसिस की मदद से आप जो टोटल लागत है, जैसे मान लीजिए आपको टोटल कोस्ट दे रखी होगी, अब इस टोटल कोस्ट में को आपको जोड़ना है कि किस प्रोडक्ट की में इस टोटल कोस्ट का कितना हिस्सा गया। मान लीजिए आपने दही लगाई थी 50 रुपए, हम एक बार एग्जांपल के लिए लिख देते हैं, 50 रुपए की आपने दही डाली थी, एक तो मक्खन बना, एक लस्सी बनी। मक्खन की लागत में इस दही की लागत का कितना हिस्सा है और लस्सी की लागत में इस दही की लागत का कितना हिस्सा है, क्योंकि जब इस लागत का हिस्सा हम इसमें और इसमें जोड़ेंगे तभी हम इसका प्राइस डिसाइड कर पाएंगे कि अच्छा इसमें 10 रुपए की लागत लगी थी और इसमें 40 रुपए की लागत लगी थी, तो इसमें हम 10-10 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के इसकी कीमत 20 हो गई और इसकी कीमत हो गई मान लो 50, तभी हम प्राइस निकाल पाएंगे जब हम ये लागत अलग अलग निकाल पाएंगे। यही लागत अलग अलग करनी है, ये काम है अपना बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट का। इसको अलग अलग अपोर्शन करना, अपोर्शन करना मतलब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्हें बांटना, अपोर्शन करने का मतलब है जैसे मैंने 50 रुपए को इनमें बांट दिया, ये अलग अलग बेसिस पे बंटते हैं। तो ये जो बेसिस होते हैं, पहला बेसिस आपका हो सकता है फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट का मतलब होता है जहां पे आप किसी सूटेबल फिजिकल बेसिस पे आप बांटते हो, जैसे इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस की केजी में कि इतने किलो ये प्रोडक्ट बना, इतने किलो ये प्रोडक्ट बना, तो उस किलो के बेसिस पे आपने उसको बांट दिया। या इतने लीटर ये प्रोडक्ट बना, इतने लीटर ये प्रोडक्ट बना, तो लीटर के बेसिस पे बांट दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट, कि फिजिकली कैसे आप उसको उसको जो है ना अपोर्शन करते हो। इसका एक एग्जांपल है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 19th का जो एग्जांपल है, इसको हमें फिजिकल यूनिट्स के बेसिस पे कैसे बांटना है, कैसे हम बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं अपना प्रोडक्ट है X, Y और Z। यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल की यूनिट्स यूज जो करी गई हैं, 12,000 यूनिट X में लगी, 30,000 Y में लगी और 18,000 Z में लगी, और जो प्रोड्यूस हुई फाइनल जो प्रोडक्शन निकल के आया वो इतना निकल के आया। ठीक है, प्री सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट 90,000 थी। प्री सेपरेशन पॉइंट कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पे ये सेपरेट हुए थे, ये स्प्लिट ऑफ का पॉइंट, यहाँ पे ये सेपरेशन का पॉइंट है, इससे पहले का पॉइंट यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही थी, यानी ये जो टोटल लागत आ रही थी आपकी स्प्लिट होने से पहले, वो आ रही थी 90,000। अब आपको ये बताना है कि इस 90,000 की जो कॉस्ट है, इसमें से इसका कितना हिस्सा है, इसका कितना हिस्सा है और इसका कितना हिस्सा है, ये निकालना है हमें। तो फिजिकल की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, यूनिट्स के बेसिस पे हम इसको बांट देंगे। कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल की कितनी यूनिट्स आपकी यूज हुई है। 12,000 एक्स के लिए यूज हुई है, 30,000 वाई के लिए यूज हुई है और 18,000 आपकी यूज हुई है जेड के लिए। टोटल यूनिट्स अगर हम इसका करेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 6 60,000 यूनिट्स टोटल आपकी रॉ मटेरियल की लगाई गई। ठीक है, फिजिकल यूनिट में हम क्या करेंगे, फिजिकल यूनिट के अंदर हम जितना रॉ मटेरियल इनमें लगा है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल के हिसाब से हम पर यूनिट की कॉस्ट निकाल के और उसको हर एक उसके अंदर बांट देंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो करेंगे क्या, देखिए टोटल कॉस्ट है 90,000, ध्यान से देखिएगा, किसी बेसिस पे बांटना है ना हमें, और हम फिलहाल जो बेसिस यूज कर रहे हैं वो है फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट का मतलब है कि भाई कितना रॉ मटेरियल की यूनिट गई इन प्रोडक्ट्स को बनाने में, पर यूनिट की निकाल लो और फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करके फाइनल कॉस्ट आ जाएगी। 90,000 टोटल कॉस्ट थी, इसको मैंने कितना रॉ मटेरियल टोटल लगाया, 60,000 लगाया, 60,000 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1.5 रुपए पर यूनिट। अब पर यूनिट मेरे पास कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे पर यूनिट डाल देंगे। ओके, अब इस पर यूनिट के हिसाब से हम ये निकाल लेंगे कि कितनी जॉइंट कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट की आई है। टोटल 90,000 थी, टोटल हमें कितनी बांटनी है, 90,000 बांटनी है।
कैसे बांटेंगे? आपने रॉ मटेरियल की यूनिट्स की मदद से पर यूनिट की कॉस्ट निकाली है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 1.5 रुपए को हम इस पर्टिकुलर जितनी रॉ मटेरियल की हर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने में लगी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगी आपकी 18,000, यानी 90,000 में से 18,000 रुपए की कॉस्ट एक्स की है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45,000, यानी 90,000 में से 45,000 आपके वाई के लागत है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27,000, यानी 27,000 आपकी कॉस्ट जो है वो 90,000 में से जेड से रिलेटेड है। तो हमने क्या किया, हमने फिजिकल यूनिट्स ली। ये रॉ मटेरियल की यूनिट थी, 12,000 यूनिट लगी, 30,000 यूनिट लगी, 18,000 यूनिट लगी। हमने क्या किया, इन सभी रॉ मटेरियल की जो यूनिट लगी थी उसके बेसिस से हमने पर यूनिट की कॉस्ट निकाल ली। तो टोटल 90,000 की लागत थी, पर यूनिट इतनी आ गई। फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल की यूनिट ली थी तो हमने हर एक प्रोडक्ट की इंडिविजुअल जो रॉ मटेरियल की यूनिट थी उससे हमने पर यूनिट की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया कि अच्छा पर यूनिट 1.5 रुपए लगे है ना, तो एक्स में इस 60,000 में से 12,000 यूनिट यूज हुई हैं, तो पर यूनिट 1.5 रुपए के हिसाब से 12,000 यूनिट की कितनी लागत आ गई, 18,000 की लागत आ गई। ठीक है, तो 90,000 में से 18,000 एक्स की कॉस्ट है। इस तरीके से हमने बांट दिया प्रोडक्ट के अंदर। फाइनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो हमने प्रोडक्शन किया है, यूनिट जो प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, ये तो कॉस्ट बट गई, जो काम था हमारा मेन वो हो गया। फाइनल लागत, इस प्रोडक्ट की अंतिम लागत क्या आएगी, जिसमें आप प्रॉफिट जोड़ के और फिर अपना प्राइस डिसाइड करोगे। तो एक्स की हमने 3,000 यूनिट बनाई है, वाई की हमने 2,000 यूनिट बनाई है, और जेड की हमने 1,000 यूनिट बनाई है। ठीक है, इसकी लागत है 18,000, यूनिट बनाई 3,000, यानी पर यूनिट की अंतिम जो कॉस्ट आई, आपकी लागत आई, वो कितनी आई, 18,000 बटे में 3,000, 6 रुपए पर यूनिट। ये एक यूनिट बनाने की अंतिम लागत आई आपकी। 2,000, 45,000 टोटल कॉस्ट है, 2,000 यूनिट आपने बनाई, तो अंतिम लागत जो आई आपकी इस प्रोडक्ट को बनाने की वो आई 22 रुपए 50 पैसे। सेम इसी तरीके से इसकी आएगी आपकी 27 रुपए। ये जो कॉस्ट आई है आपकी प्रोडक्शन की, इसके अंदर आप प्रॉफिट ऐड करके फिर प्राइस निकाल लोगे। तो ये हमारा मेन काम था, जहां हमें 90,000 की जॉइंट कॉस्ट दे रखी थी, उसको किसी बेसिस पे हमें तीनों प्रोडक्ट के अंदर बांटना था, ताकि हम फिर उसकी फाइनल कॉस्ट निकाल सके, जो कि प्राइस निकालने के काम आएगी। अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ। ये था फिजिकल मेजरमेंट मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है हमारा एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। इस मेथड में कैसे निकालते हैं, ये आपका फिजिकल यूनिट मेथड की तरह ही होता है, बट फर्क सिर्फ इसमें होता है, इसमें जो बेसिस होता है वो आपका रॉ मटेरियल की यूनिट्स ना रह के फाइनल प्रोडक्ट की यूनिट बन जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम टोटल कॉस्ट को, जितनी टोटल यूनिट आपने बनाई है उससे डिवाइड करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। जैसे पर यूनिट हमने यहाँ निकाली थी, यहाँ तो हमने रॉ मटेरियल की यूनिट यूज करी थी, यहाँ हमने फाइनल प्रोडक्ट की यूनिट यूज करी है, पर यूनिट आ गई, उसको फिर हम फाइनल प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास टोटल जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी जो भी आपकी अपोर्शन हुई है। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड है, लिखा हमने एक्स वाई जेड। अब हम लिखेंगे कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी है, यहाँ पे हम प्रोडक्शन की यूनिट यूज करेंगे। सो एक्स से 3,000 यूनिट बनाई आपने, वाई की आपने 2,000 यूनिट बनाई, और जेड की आपने 1,000 यूनिट बनाई, टोटल आपने 6,000 यूनिट बनाई। ठीक है, अब एवरेज यूनिट मेथड में हम क्या करेंगे, ये फाइनल जो प्रोडक्ट है इससे हम जो कॉस्ट हमें बांटनी है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 15 रुपए, यानी 15 रुपए पर यूनिट। तो हमने क्या किया है कि पूरे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आई है पर यूनिट वो 15 रुपए है, तो 3,000 की कितनी होगी, 2,000 की कितनी होगी, और 1,000 की कितनी होगी। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को 90,000 को हमने क्या बांट दिया, 90,000 रुपए पूरे प्रोडक्शन की कॉस्ट है, पूरे 6,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट आई है 90,000। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट की टोटल 6,000 यूनिट बनाने की लागत आई 90,000। एक यूनिट बनाने की लागत कितनी आई, 15 रुपए। अगर एक यूनिट बनाने की लागत 15 आई, यानी 90,000 में से 15 रुपए, तो एक्स
की जितनी यूनिट है उनको बनाने की कितनी लागत आई, y की कितनी आई, z की कितनी आई, बट जाएगा 90,000 अपने आप हर एक में। ठीक है, पर यूनिट कितना हुआ हमारा 15 15 15। ठीक है, कि 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की लागत है 90,000, एक यूनिट प्रोड्यूस करने की लागत आई 15, तो 3000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कितनी लागत आएगी, और 2000 की कितनी आएगी, और 1000 की कितनी आएगी, अपने आप 90,000 इन सब में बट जाएगा। x का कितना है, y का कितना हिस्सा है, z का कितना हिस्सा है, तो यहां पे अपनी आ जाएगी जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन्ड। पंद्रह से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगी 45,000, ये आएगी 30,000, और ये आ जाएगी आपकी 15,000। आंसर ऑब्वियसली अलग अलग आएगा क्योंकि आपने अलग अलग बेसिस का यूज करा है कॉस्ट को बांटने में। ठीक है, सो इस तरीके से आपका दूसरा मेथड लगता है जो कि है आपका एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है आपका मार्केट प्राइस मेथड। अब मार्केट प्राइस मेथड का क्या मतलब है, नाम से समझ जाइए, इसमें जो लागत बांटी जाती है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से बांटी जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ए बी सी 3 प्रोडक्ट हैं और तीनों का मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ए बी सी 3 प्रोडक्ट आप बनाते हो। मार्केट प्राइस जो है ए का है मान लीजिए 500 रुपए, बी का है 400 रुपए और सी का है 300 रुपए पर यूनिट। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट मान लीजिए आपको दे रखी है सभी प्रोडक्ट्स की 6000, और सेपरेशन अब इसको हमें बांटना है हर एक उसके अंदर। ठीक है, सो कितने की होगी, देखिए टोटल कॉस्ट आपकी है 6000, इसको बांट देते हैं इनके अंदर हम। इस रेशो में, ये रेशो निकल गया ना मार्केट प्राइस का, तो 6000 को हम इन रेशो में बांटेंगे, 5 4 और 3 का रेशो आ जाएगा, तो ए की हो जाएगी 2500, बी के हिस्से में आएगी 2000 और सी के हिस्से में आएगी 1500। तो 6000 की कॉस्ट तीनों में अलग अलग बट गई। सेपरेशन से पहले 6000 लागत आई थी, उससे 3 प्रोडक्ट निकल के बने ए बी और सी, तो 6000 की लागत में ए का कितना हिस्सा है 2500, बी का कितना हिस्सा है 2000 और सी का कितना हिस्सा है 1500। इस तरीके से आपका निकलेगा। तो यहाँ पे जिस बेसिस पे आप बांटते हो, जिस रेशो में आप बांटते हो, वो रेशो होता है आपका मार्केट प्राइस का रेशो। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इससे जो अगला मेथड है निकालने का सेपरेशन का, वो है सेल वैल्यू मेथड। सेल वैल्यू मेथड में क्या होता है, ऊपर हमने मार्केट प्राइस के बेसिस पे बांटा था, इसमें हम बांटेंगे सेल प्राइस के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेल वैल्यू कैसे निकलती है, जितनी आपने क्वांटिटी सेल की है और जो आपका सेलिंग प्राइस है, उन दोनों की मदद से आपकी निकलती है सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू निकालने का बेसिक जो सिंपल सा तरीका होता है वो होता है कि आप क्या करो, आपने जितनी यूनिट बेची हैं, ठीक है, या जितना आपका आउटपुट हुआ है, उसको आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल सेल पता चल जाएगी कि कौन से प्रोडक्ट की टोटल आपने कितने रुपए में बेचा है। उसके रेशो के अंदर आप कॉस्ट को बांट दो। सेल वैल्यू मेथड में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो होता है ना, यहाँ पर अभी तक आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अभी तक आप प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो आप पक्का नहीं बोल सकते कि इसकी सेल वैल्यू कितनी होगी। बस यही एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। और मार्केट प्राइस भी जो होता है वो बार बार बदलता जाता है, तो भी उसके अकॉर्डिंग भी फिर आप सेल वैल्यू को एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर सकते। सेल वैल्यू का कैसे क्वेश्चन होगा ये हम देखते हैं। 20 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं, आपको XYZ दे रखे हैं, कितनी यूनिट बना रहे हो ये दे रखा है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, मतलब 3000 यूनिट X की बन रही है और एक यूनिट जो बेचने का आपका प्राइस है वो है 10 रुपए। 10 रुपए में एक यूनिट बिकती है X प्रोडक्ट की। ठीक है, इसी तरीके से तीनों का दे रखा है। प्री सेपरेशन कॉस्ट आपको दे रखे, जॉइंट कॉस्ट 44,000, ये हमें बांटनी है। तो हम सेल प्राइस दे रखा है तो हम सेल वैल्यू पे बांटेंगे। सबसे पहले सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्रोडक्ट लिखते हैं, हमारे पास कौन कौन से हैं, X Y
Z। फिर हम लिखते हैं कि हमने कितनी यूनिट्स इसमें प्रोड्यूस करी हैं, क्योंकि जितनी बनाई है हम सारी की सारी बेच रहे हैं एक तरह से, कुछ और नहीं लिख रखा, मतलब सारी ही बिक रही है। तो 3000, 2000 और 1000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है आपका? 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए। टोटल सेल्स कितनी आ गई, या टोटल सेल वैल्यू भी लिख सकते हैं हम इसको। एक्स की 3000 यूनिट बेचते हो आप, एक यूनिट 10 रुपए में बिकती है, तो 3000 यूनिट कितने में बिकेंगी? 30,000 में। वाई की 2000 यूनिट बेचते हो आप, एक यूनिट 20 रुपए में बिकती है, तो 2000 कितने में बिकेंगी? 40,000 में। जेड की 1000 यूनिट बेचते हो आप, एक यूनिट 40 की बिकती है, तो 1000 कितने की बिकेंगी? 40,000 की। ठीक है, ये सेल वैल्यू आ गया। सेल वैल्यू वाले मेथड में आप इसके रेशो में जॉइंट कॉस्ट को बांट देते हो। इनका रेशो कितना बनेगा? 3, 4, 4 का रेशो। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन्ड। 3, 4, 4 के रेशो में हम इसको बांट देंगे। तो टोटल कॉस्ट थी 44,000, 44,000 गुणा में 3 बटे में 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 12,000, दूसरे पे आ जाएगा आपका 16,000 और तीसरे पे आ जाएगा 16,000। टोटल कॉस्ट 44। तो 44,000 को हमने सेल वैल्यू के रेशो में तीनों प्रोडक्ट्स में बांट दिया। ठीक है, अब अगर मुझे कहा जाए कि कॉस्ट पर यूनिट निकालो, कि ये तो टोटल कॉस्ट है, एक्स को बनाने की कॉस्ट आई 12,000, वाई को बनाने की आई 16,000, जेड को बनाने की आई 16,000, पर यूनिट कितनी आई? पर यूनिट कैसे निकालेंगे? एक्स प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट आई है 12,000, एक्स प्रोडक्ट की आपने यूनिट कितनी बनाई है? 3,000। ठीक है, टोटल यूनिट 3,000 बनाने की 12,000 कॉस्ट आई है, तो एक यूनिट बनाने की कितनी कॉस्ट आई होगी? 12,000 बटे में 3,000 यानी 4 रुपए। तो एक यूनिट बनाने की लागत आई आपकी 4 रुपए। ऐसे ही आप बाकी दोनों की भी निकाल लेंगे, तो इसकी आएगी 8 रुपए और इसकी आएगी 16 रुपए। तो देखेंगे आप 4 रुपए पर यूनिट पे ये बना और 10 रुपए पर यूनिट पे बिक गया। 8 रुपए पर यूनिट पे बना, 20 रुपए पर यूनिट पे बिका, 16 रुपए पर यूनिट में बना और 40 रुपए पर यूनिट में बिका। सो ये हो गया आपका सेल वैल्यू मेथड। सेल वैल्यू मेथड के बाद जो आपका मेथड आता है, ठीक है, वो आता है आपका पॉइंट वैल्यू या सर्वे मेथड। पॉइंट वैल्यू या सर्वे मेथड में आपको इसमें क्या करना होता है आपको, जैसे कि नाम से ही आपका पता चल रहा है। ओके, पॉइंट वैल्यू हमने वो करा था ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें क्या, उसका क्या मतलब होता है? वेट देना, वेट्स असाइन करना। वेट्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस, किस सोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उतना ज्यादा वेट उसको देते हैं। वही वेट का काम करता है पॉइंट वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इस ये मेथड में क्या माना जाता है कि दो प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है उसका फर्क इसलिए होता है क्योंकि दोनों प्रोडक्ट की क्वालिटी में अलग डिफरेंस होता है, दोनों प्रोडक्ट की को यूज करने के तरीके में डिफरेंस होता है, दोनों प्रोडक्ट में जो मटेरियल लगा है उसकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है, दोनों मटेरियल को बनाने में जो लेबर ने काम करा है उसका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जॉइंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो इन सब की वजह से ही दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइस में डिफरेंस होता है, कुछ थोड़ा बहुत। तो उस डिफरेंस की वजह से हम क्या करते हैं, सभी प्रोडक्ट्स को वेट्स देते हैं या उनको इंपॉर्टेंस असाइन करते हैं कि किस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, कितनी ज्यादा वैल्यू है। इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, और ये पॉइंट ऑफ वैल्यू कैसे निकालते हो आप, ये निकालते हो आप सर्वे करके, क्योंकि सर्वे करके आप पता करते हो कि किस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, ठीक है। पॉइंट ऑफ वैल्यू निकल गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यूनिट्स को पॉइंट ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल वैल्यू आ जाती है हमारे पास कि एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो सभी यूनिट्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू आ गई। इस टोटल वैल्यू के रेशो में, जैसे हमने सेल वाला रेशो निकाला था, रेशो में हम क्या करते हैं, जॉइंट कॉस्ट को बांट देते हैं। सो इस तरीके से हमारा निकलता है पॉइंट वैल्यू। कैसे निकलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देख लेते हैं अभी हम। ओके, यहां देखिए 23 का जो इलस्ट्रेशन है,
प्री सेपरेशन की कॉस्ट आपको दे रखी है, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, तीन चीजें आपकी लगती हैं किसी भी चीज को बनाने में। ये तीनों तीन प्रोडक्ट है इनके XYZ, तीनों की एक साथ कॉस्ट दी हुई है 10,000। टोटल कॉस्ट लगेगी यहाँ पे 10,000। XYZ तीन प्रोडक्ट है। जो यूनिट आप बनाते हो, ठीक है, प्रोड्यूस करते हो, X की 200 यूनिट बनती है, Y की 400 यूनिट बनती है और Z की 700 यूनिट बनती है। पॉइंट ऑफ वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में दे रखी होगी कि कितनी, किस प्रोडक्ट की पॉइंट ऑफ वैल्यू है, मतलब किसकी कितनी वैल्यू ज्यादा है। तो आप यहाँ देखोगे X की 5 है, Y की 2 है, Z की 1 है। तो X की हमने लिख दिया 5, Y की हमने लिख दी 2 और Z की हमने लिख दी 1। ये तो है एक यूनिट की वैल्यू। अब हम निकाल लेंगे टोटल वैल्यू कितनी है, जैसे हमने सेल वाला निकाला था, ठीक है। टोटल वैल्यू क्या करेंगे, यूनिट को वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 700। अब क्या करेंगे, टोटल वैल्यू आ गई, इसका हम निकाल लेंगे रेशो। रेशो निकालोगे ये बनेगा 10, 8 और 7, ये रेशो आपका बन जाएगा। इस रेशो में हम जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। तो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शनड, जॉइंट कॉस्ट आपकी टोटल 10,000 है। 10,000 को बांटेंगे 10 गुणा में 10 बटे में कितना आएगा, ये 15, 25, ठीक है, 25 आ जाएगा। तो इसको हम बांट देंगे, ये आएगा आपका 4,000, ये आएगा दूसरे का टोटल कॉस्ट, दूसरे की कॉस्ट आ गई 32,000 और तीसरे की कॉस्ट आ गई 2800, 3200 और 2800। टोटल कॉस्ट 10,000 रुपए हमने बांट दिए तीनों के अंदर। अब मुझे निकालना है कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई। ये तो लागत है ना टोटल, भाई X की टोटल लागत है 4,000, Y की टोटल लागत 3200 और Z की टोटल लागत 2800। एक यूनिट की कितनी लागत है, मतलब X की टोटल लागत है 4,000 और X प्रोडक्ट की आपने 200 यूनिट बनाई है, तो पर यूनिट कितनी हो गई, 4,000 बटे 200, एक यूनिट की निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आएगी आपकी 20, Y की आएगी 8 और Z की आएगी 4। तो इस तरीके से हम निकालते हैं जब आपको पॉइंट वैल्यू या सर्वे मेथड को यूज करना होता है। अब हम एक बार थोड़ा सा पीछे जाएंगे और इससे पीछे के जो थोड़ा अलग इलस्ट्रेशन है वो देखेंगे। तो 22 का इलस्ट्रेशन देखिए, इसमें आपको कहा हुआ है अपोर्शनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू या वर्किंग बैक फ्रॉम सेल्स। मतलब वर्किंग बैक मतलब सेल्स से पीछे की तरफ आते हुए। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस्ट, जो भी लागत आती है उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर देते हो, ठीक है, और आपको सेल मिलती है, यही होता है तरीका। अब हमें ये कॉस्ट निकालनी है हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग। अगर मुझे ये दे रखा है और मुझे ये दे रखा है, ठीक है, तो मैं इसमें से इसको माइनस करके ये निकाल सकती हूँ। इसको बोलते हैं वर्किंग बैक मेथड, ठीक है। इसमें से बीच में हम थोड़े एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे, वो देखिए कैसे करेंगे हम। सो यहाँ पे आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की टोटल कॉस्ट दी हुई है 25,000 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हैं आपके, जैसे ए में आपके 3,000 के एक्सपेंस हुए हैं, बी में 2,000 के और सी में 2,000 के, ये अलग अलग वाले एक्सपेंस है। तो बेसिकली हुआ क्या है, शुरुआत में आपने 25,000 रुपए लगाए, 25,000 रुपए का आपने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड टोटल आपने लगाया, ठीक है। फिर आपके पास 3 प्रोडक्ट बन गए, ए, बी और सी। इस पॉइंट के बाद ए में अलग से 3,000 का खर्चा हुआ, 2,000 का इसमें खर्चा हुआ अलग, इससे अलग है ये, और 2,000 का इसमें खर्चा हुआ अलग, इससे अलग, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनकी कोई टोटल कॉस्ट आई, हमें नहीं पता कितनी आई, हम नहीं जानते अभी वो कितनी आई। हमने क्या किया, उसमें प्रॉफिट ऐड किया था, प्रॉफिट हमें मालूम है कितना ऐड किया, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसकी एक सेल वैल्यू आ गई, ठीक है, सेल वैल्यू भी हमें मालूम है कितनी थी, यहाँ दी हुई है, इसकी 20,000 थी, इसकी 15,000 थी, इसकी 8,000 थी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है। और इसमें से भी ये अगर मैं माइनस कर देती हूँ टोटल कॉस्ट में से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये 25,000 इन तीनों में अलग अलग कितना हिस्सा है इस 25,000 का, ठीक है। मैं दोबारा से बता रही हूँ क्या है। यहाँ पे आपने शुरू में 25,000 रुपए का मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगाया एक प्रोसेस में, आप कुछ बना रहे थे, ठीक है। इस पॉइंट के बाद उस प्रोसेस से 3 अलग अलग जॉइंट प्रोडक्ट बन गए, ए, बी और सी। इस पॉइंट के बाद ए में अलग से 3,000 का लागत आई, 2,000 का खर्चा बी पे हुआ और सी पे भी 2,000 का खर्चा हुआ, जो इस 25,000 से अलग है, ठीक है। फिर इस 25,000 में ए का जो हिस्सा था, बी का जो हिस्सा था, सी का जो हिस्सा था, प्लस
3000, 2000 और 2000। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए, बी और सी प्रोडक्ट बना, ए की जॉइंट कॉस्ट प्लस 3000, ये कोई टोटल कॉस्ट आई, ये नहीं पता हमें कितनी है। ठीक है, और ये भी नहीं पता हमें कितनी है। बी की भी कोई जॉइंट कॉस्ट थी, यानी 25,000 में इसका जितना भी हिस्सा था, हमें अभी नहीं पता कितना था, प्लस 2000, इसकी भी ऐसे कोई टोटल कॉस्ट आई। और सी का भी ऐसे ही जॉइंट कॉस्ट में हिस्सा था 25,000 में, प्लस 2000 और लग गए बाद में सेपरेट होने के बाद, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता इसलिए हमें ये भी नहीं पता। ठीक है, फिर हमें क्या किया, हमने इसमें प्रॉफिट जोड़ा। अपना प्रॉफिट हमें पता है, इसमें 30% प्रॉफिट जोड़ा गया, इसमें 20% प्रॉफिट जोड़ा गया, इसमें 25% प्रॉफिट जोड़ा गया। इसके बाद हमारे पास सेल वैल्यू आ गई। सेल वैल्यू इसकी 20,000 आई, इसकी 15,000 में बेचा आपने, इसको आपने 8,000 में बेचा। ये चीजें हमें मालूम है। अगर मैं ये टोटल कॉस्ट निकाल लूं और इस टोटल कॉस्ट में से इस 3,000 को माइनस कर दूं, तो क्या मुझे ये जॉइंट कॉस्ट में ए का हिस्सा जो है वो नहीं मिल जाएगा? आराम से मिल जाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे सेल में से ये प्रॉफिट घटाना है। इसको कहते हैं वर्किंग बैक, वापस आते हैं हम। ठीक है, बैक गियर लगा रहे हैं हम। पहले सेल्स में से प्रॉफिट घटाया, टोटल कॉस्ट आ गई। फिर इस टोटल कॉस्ट में से ये जो है 3,000, ये वाले घटाए तो मुझे ये जॉइंट कॉस्ट में जो इसका हिस्सा है वो मिल जाएगा। अब ये चीज हमें करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे, वापस कैसे आएंगे। सबसे पहले सेल्स जो हमारे पास दे रखी है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। सेल्स है 20,000, 15,000 और 8,000। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट ऑन सेल, यहां पे लिखा हुआ है, सेल के ऊपर प्रॉफिट है। तो ये 30% जो है किसका? 30% है सेल का। सेल कितनी है यहाँ पे? पहले केस में 20,000, इसका 30% हो जाएगा 6,000, दूसरे वाले का 20% हो जाएगा 3,000 और तीसरे वाले का 25% हो जाएगा 2,000। प्रॉफिट माइनस किया हमने, ये फर्स्ट स्टेप आ गया, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी अपनी। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गई मेरी यहाँ पे 14,000, ये आ गई मेरी 12,000 और ये आ गई मेरी 6,000। तो अब मुझे टोटल कॉस्ट पता चल गई। टोटल कॉस्ट है यहाँ पे, पहले हम इसको इधर करेंगे, ये चीज हमें मालूम चल गई। ये है 14,000, ये है 12,000 और ये है 6,000। अब किसी चीज में 3,000 ऐड करें तो 14,000 आए थे, तो अगर मैं 14,000 में से वो 3,000 माइनस कर दूं तो वो नहीं पता चल जाएगी कितनी थी ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये सेपरेट जो कॉस्ट है इनको माइनस कर देंगे। 3,000 इसमें से, 2,000 इसमें से और 2,000 इसमें से। ठीक है, ये आ गया 4,000, ये आ गया 10,000 और ये आ गया 11,000। तो ये अपनी हो गई जॉइंट कॉस्ट। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया ये 11,000 है, ये 10,000 है और ये 4,000। इनका टोटल कर लो, कितना आएगा तीनों का? 25,000। तो देखिए ये 25,000 की जो कॉस्ट थी अपनी, ये वर्किंग बैक मतलब पीछे की तरफ आते हुए हमने 25,000 की कॉस्ट को तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर अलग अलग बांट दिया। अब हम एक 21 का इलस्ट्रेशन भी देखेंगे क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा एक अलग पॉइंट है। देखिए 21 का इलस्ट्रेशन में क्या है, ध्यान से समझिएगा ये क्या बोल रहा है। एक कंपनी है जिसने दो ज्वाइंट प्रोडक्ट बनाए हैं, एक्स और वाई। ड्यूरिंग द ईयर एक्स की आपने जो यूनिट्स बनाई वो बनाई है 600 और वाई की जो यूनिट्स बनाई वो बनाई 400 और आपने इनको बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? 8 रुपए में तो एक्स की यूनिट बिकी, 8 रुपए पर यूनिट, और 10 रुपए पर यूनिट पे वाई की जो है यूनिट्स वो बिक गई। यानी टोटल सेल्स जो आपकी हुई वो हुई 8 6 48, 4800 रुपए में आपने एक्स बेच दिया, एक्स प्रोडक्ट सारा जितनी भी यूनिट बनी, और 4,000 रुपए में आपने वाई की जितनी भी यूनिट्स बनी सबको आपने बेच दिया। एक चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ज्वाइंट कॉस्ट जो थी स्प्लिट ऑफ पे वो थी 6400, तो अभी हमें 6400 को बांटना है। अगर सिर्फ इतना ही दे रखा होता तो हम क्या करते, सेल्स का रेशो बनाते 48 और 40 का, और फिर बाद में आगे डिवाइड करके आप इसका रेशो बना लेते। उस रेशो के अंदर आप क्या करते, इन सेल्स को बांट देते। बट आगे इन्होंने एक चीज बोल दी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यानी सेल करने के बाद भी आपने कुछ आफ्टर सेल सर्विस या ऐसे कुछ दिया होगा जिससे आपकी और लागत आई। तो देखिए सेल करके आपने पैसा कमाया,
4800 रुपए में आपने एक्स प्रोडक्ट को बेचा, ठीक है, और 4800 रुपए आपके पास आ गए, लेकिन एक्स प्रोडक्ट पे बाद में भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ा, तो वो जो खर्चा करना पड़ा उससे आपका सेल वैल्यू कम हो गई। भी 4800 रुपए मेरे जेब में आए थे, उसमें से भी मुझे 300 रुपए निकाल के और खर्चा करना पड़ गया, तो अब मेरी जेब में कितने रुपए बच गए? 4500 बच गए सिर्फ, ठीक है। तो जो फर्दर कॉस्ट हुई है, आपके पास 4800 रुपए आए बेच के, जेब में मेरे 4800 रुपए गए, फर्दर कॉस्ट पे उसी प्रोडक्ट के ऊपर 300 रुपए मेरे खर्च हो गए, तो मैंने अपनी जेब में से जो 4800 रुपए डाले थे मैंने, उसमें से 300 निकाल के और वो खर्च कर दिए, तो अब मेरी जेब में कितने रुपए बचे? 4500, ठीक है। यानी अब जो हमारे पास नेट सेल्स आई है, ये फर्दर कॉस्ट करने के बाद जो और लागत लग गई हमारी, ये आई है 4500, ठीक है। सेम ये चीज वाई के केस में हुई, मैंने 4000 में बेचे, 4000 मैंने मेरी जेब में डाले, 500 रुपए मेरे और खर्च हो गए सेल करने के बाद, तो अब मेरी जेब मैंने 500 रुपए निकाल के दे दिए, तो अब मेरे पास बचे कितने? 3500। नेट सेल कितनी हो गई? 3500। तो अब जो रेशो बनेगा वो रेशो किसका बनेगा? नेट सेल्स का बनेगा, ना कि टोटल सेल्स का, क्योंकि फाइनली मेरे पास जो सेल हुई है वो 4500 और 3500 की हुई है, क्योंकि फाइनली मेरे पास जो अमाउंट रही सेल करने की के बाद की वो 4500 और 3500 है। तो दोनों का रेशो आपका बन जाएगा 9:7। इस रेशो में आप इस 6400 रुपए को बांट दोगे, ठीक है। ये एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। ओके, तो ये बात हो गई जॉइंट प्रोडक्ट की। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाई प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी।